कि जब आप 18 में तैयारी की तब तो एज ए स्टूडेंट तैयारी कर रहे थे। जी। अब ऑफिसर भी हैं, काम भी कर रहे हैं और तैयारी भी कर रहे हैं। और पहले आप स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर के पद पर हैं, ऑलरेडी आप काम कर रहे हैं जीएसटी में। और यहाँ से देखें, जब 18 में आपका चयन हुआ, इस बीच ये पूरी प्रक्रिया कैसी रही, जॉब के साथ कैसी तैयारी हुई? सर, जिस साल मैं सेलेक्ट हुआ था 2018 में, उस साल मैं उतने अच्छे से पॉइंट्स पे नहीं बना पा रहा था। 2018 पीएससी में मैं सेलेक्ट हुआ था सर। जी। उसके बाद 2019 में मैंने इंटरव्यू दिया, फिर 20 में मेरा प्री नहीं निकला। जी। फिर 2021 में फिर मैंने इंटरव्यू दिया, 22 में फिर मेरा प्री नहीं निकला। ठीक है। फिर इस साल फिर प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों तक मैं पहुंचा और इस बार रैंक भी इम्प्रूव हुई। बहुत बढ़िया। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हामिद खान, टीम डायरेक्टर पाथाइस एकेडमी। सफलताओं की कहानी का सिलसिला जारी है। सीजीपीएससी 2023 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो पहले भी पद पर थे और उन्होंने अब रैंक सुधार के अच्छे पदों पर भी चयन प्राप्त किया है। सो आइए हम बातचीत करते हैं विमल खांडेकर से। बहुत बहुत बधाइयाँ। और आप इस साल नायब तहसीलदार के पद पर चयनित हुए हैं विमल जी। तो चलिए हम दर्शकों को बताते हैं कि ये जर्नी कैसी रही। और पहले आप स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर के पद पर हैं, ऑलरेडी आप काम कर रहे हैं जीएसटी में। और यहाँ से देखें, जब 18 में आपका चयन हुआ, इस बीच ये पूरी प्रक्रिया कैसी रही, जॉब के साथ कैसी तैयारी हुई? जी, 2018 पीएससी में मैं सेलेक्ट हुआ था सर। जी। उसके बाद 2019 में मैंने इंटरव्यू दिया, फिर 20 में मेरा प्री नहीं निकला। जी। फिर 2021 में फिर मैंने इंटरव्यू दिया, 22 में फिर मेरा प्री नहीं निकला। ठीक है। फिर इस साल फिर प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों तक मैं पहुंचा और इस बार रैंक भी इम्प्रूव हुई। बहुत बढ़िया जी। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो एक बार सिलेक्शन ले चुका है, जरूरी नहीं कि हर बार उसका प्री निकले, कोई एक आध प्री रुक भी सकता है। ये सच्चाई है। जी सर, जी सर, एकदम सच्चाई है। इसका आपके नॉलेज से कोई लेना देना नहीं है बेसिकली, जी। क्योंकि होता है कि समय मिला नहीं मिला, तैयारी कर पाए नहीं कर पाए। जॉब में शेड्यूल कैसा आपका था, पढ़ाई के साथ जॉब कैसे मैनेज कर पाए? जी सर, 10:30 से 5:30 का ऑफिस का टाइम होता है। हाँ। तो थोड़ा बहुत सुबह जल्दी उठ के पढ़ लिए 1 आध घंटे, और रात में ड्यूटी के बाद समय निकालता था सर। जी। और जो शनिवार रविवार में छुट्टी रहती थी तो उसको अच्छे से यूटिलाइज करता था। मतलब फुल डे पढ़ना है 2 दिन? जी 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 जी। इस बीच चुनौतियां कई रही होंगी, जैसे कभी किसी अधिकारी को पता लग गया कि अच्छा ये फिर तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ऐसे फंसे भी हैं कि अधिकारी नाराज चल रहे हैं तो उन्होंने काम पकड़ा दिया पढ़ाई के बीच में, या ऑफिस टाइम में मिल जाता था कुछ समय पढ़ने के लिए? ऑफिस टाइम में सर शुरू में मिलता था। हाँ। जब शुरू ज्वाइन किए थे तब उतना काम नहीं था। अभी धीरे धीरे पुराने हो गए थे तो, और जीएसटी डिपार्टमेंट में वर्कलोड भी काफ़ी हो गया है, तो ऑफिस आवर्स में नहीं मिलता था सर समय। अच्छा, घर जाने के बाद ही? जी जी, घर जाने के बाद ही मिलता था। और कभी मान लो जल्दी घर आ भी गए तो भी जब तक ऑफिस आवर्स खत्म नहीं होता तब तक ध्यान वहीं लगा होता था। ठीक बात है। किसी का फोन आ गया कुछ तो नहीं हो पाता था, उसकी जो भी होता था पढ़ाई उसके बाद ही हो पाती थी सर। बहुत बढ़िया। इस पूरे प्रोसेस में एक बड़ा चैलेंज ये दिखता है कि जब आप 18 में तैयारी की तब तो एज ए स्टूडेंट तैयारी कर रहे थे। जी। अब ऑफिसर भी हैं, काम भी कर रहे हैं और तैयारी भी कर रहे हैं, तो क्या नॉलेज में अंतर आया? और जो नॉलेज आप एज अ फ्रेश गेन करते थे, जी, अब उस चीज को गेन करने में कम समय लगता है, ऐसा हुआ? जी सर, जी सर, कम समय लगता है क्योंकि जो मैंने रिसोर्सेस हमने लिमिटेड रखे हैं हमेशा। जी। मल्टीपल टाइम्स उसी को पढ़ा हूँ मैं। बस जो ट्रेंड होता है एग्जाम का उसको स्टडी करके उसके हिसाब से थोड़ा सा अपग्रेड करना होता है खुद को। तो नॉलेज ऑलमोस्ट वही था, बस खुद का लिखने का तरीका। और आजकल आरटीआई के थ्रू आंसर कॉपी मिल जाती है तो उससे बहुत अच्छा एनालिसिस हो जाता है कि आप किसी अच्छे रैंक वाले के आप आंसर शीट देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाता है कि किसको अच्छे स्कोर मिल रहे हैं। तो उसके हिसाब से खुद को अपग्रेड करना होता है। जी। पूरा अगर अपग्रेड नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत होगी सर। जी जी, समय के साथ अपने आप को चेंज करते चले। क्वेश्चन का ट्रेंड भी चेंज हो रहा है। हुआ है जी, तो उसके साथ में अप टू डेट रखना चाहिए अपने आप को। और लिखने का तरीका भी, प्रेजेंटेशन वगैरह ये सब पे मैंने बहुत दूसरों के आंसर शीट देख के मैंने काम किया उस पर, तो उससे मेरे को फ़ायदा मिला सर। तो कॉपी उनकी शेयर हुई, आप तक पहुंची और आपने देखा, उसका फ़ायदा मिला, ऐसा है? जी जी, कुछ तो सीधे पहचान वाले ही थे, और टेलीग्राम वगैरह के थ्रू सर आंसर शीट्स मिल जाते हैं टॉपर्स के आजकल। जी, तो वो देख के बहुत फ़ायदा हुआ मुझे सर। बहुत बढ़िया। जी। तो छात्रों के लिए भी एक तरह से गाइडेंस है कि वो चाहें तो दूसरों की कॉपी देखकर लर्न कर सकते हैं कि उनकी मार्किंग कैसे हुई है। जी। खासकर इस साल जो मार्किंग हुई है, मुझे लगता है सबको देखना चाहिए। जी सर, जी, कितना टाइट इन्होंने चेक किया है, तो अच्छी बात है, क्योंकि परफॉर्मेंस को रेस करने का हमेशा ऑप्शन होता है। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि आपके उत्तर लेखन शैली में पहले जो लिख रहे थे और अभी लिख रहे थे, आपने खुद को बदला कैसे और क्या चीज़ बदला आपने? जी
सर जिस साल मैं सिलेक्ट हुआ था 2018 में, उस साल मैं उतने अच्छे से पॉइंट्स पे नहीं बना पा रहा था। मतलब पैराग्राफ थोड़ा जब पॉइंट्स बना भी रहा था तो वो बड़े बड़े पॉइंट्स बन जा रहे थे, 2-3 लाइन के एक पॉइंट बन रहा था, पैराग्राफ का ज़्यादा यूज़ हो रहा था। तो वो सबको मैंने अपग्रेड किया। पूरे आप लैंग्वेज को छोड़ के, ऐसे को छोड़ के सारे क्वेश्चन आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं सर। वो चेक करने वाले को कन्वीनियंट होता है और उसमें आप कम स्पेस में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं आप। बहुत बढ़िया जी, तो वो मैंने लर्न किया सर। तो ये पहले और अभी में अंतर ये दिखता है। जी। कुछ तथ्यात्मक जानकारी भी बड़ी होगी जॉब में है तो। जी सर, जी सर। तो उनको कैसे आपने समाहित किया उत्तर में? जी सर, जो जॉब प्रोफाइल के साथ में कुछ जो पेपर, जो मोस्टली मैं टैक्स डिपार्टमेंट में हूँ, तो इकोनॉमिक्स वाले पेपर में वो यूटिलाइज हो जाता है। बहुत बढ़िया जी। ऑलरेडी बजट सर्वे सब देख ही रहे हैं, टैक्स का स्ट्रक्चर देख रहे हैं जी। इसके अलावा जब हम पेपर वाइज बात करते हैं तो ऐसे में एक अनुभवी खिलाड़ी होने के नाते कुछ इम्प्रूवमेंट कर पाए, मार्क्स में कुछ अंतर आया इस बार? जी सर, मार्क्स में अंतर आया मेरे। ऐसे में वैसे मेरे मार्क्स हमेशा अच्छे ही आ रहे थे जी, लेकिन मैं पहले गैस नहीं कर पाता था ऐसे, तो अभी वो थोड़ा बहुत गेस कर पाया मैं। 2-3 टॉपिक्स मेरे जो मैंने तैयार किए हुए थे वो आ गए इस पर। जी, तो उसका बेनिफिट मिला? जी सर, उसका बेनिफिट मिला। यदि हम देखें इस साल के तो ज़्यादा बेहतर किस में मिला? वैसे तो सबको एवरेज मार्किंग हुई है जी, फिर भी 100 नंबर प्लस किसी में? ऐसे में 107 है सर। बहुत बढ़िया। और पेपर 1 में 125 मार्क्स है लैंग्वेज में जी, तो काफी बढ़िया स्कोर है 125 जी। तो हिंदी बढ़िया करके चले हैं शुरू से? जी सर, जी सर। हिंदी के लिए, हिंदी छत्तीसगढ़ी के लिए विनय कुमार पाठक, मेरे को लगता है कि इंग्लिश में मेरा थोड़ा एडवांटेज हो जाता है, क्योंकि उसके कारण ही मेरा बाकी लोग से जैसे मैं डिस्कस करता हूँ तो वो इंग्लिश जिनका थोड़ा वीक है जी, तो मेरे को लगा इंग्लिश मेरा प्लस पॉइंट था सर। प्लस पॉइंट जी, मतलब हिंदी छत्तीसगढ़ी सभी लोग बेहतर कर पाते हैं, इंग्लिश को यदि हम एडिशनल कर लिए तो वो नंबर हमें मिल जाएंगे। जी सर। नवोदय विद्यालय का बैकग्राउंड रहा है आपका, तो कहीं ना कहीं आप दोनों लैंग्वेज को आप बराबर करते चले, ऐसा मेरा मानना है जी सर। क्योंकि नवोदय विद्यालय का ट्रेंड हम सभी, मैं भी नवोदय से हूँ, तो वो दोनों ट्रेंड हमने देखा, हिंदी भी ठीक रहती है लगभग और इंग्लिश भी ठीक हो जाती है वहाँ पर। इसके अलावा जो पेपर 7 है वो ज़्यादातर करंट ओरिएंटेड है, उसमें कोई अलग स्ट्रैटेजी अपनाए थे इस बार भी? जी सर, वो सबसे पहले तो सिलेबस को अकॉर्डिंग करना चाहिए। उसके अलावा जैसे जो उसमें इंटरनेशनल बॉडीज़ का टॉपिक है, तो उससे रिलेटेड कोई रिसेंट न्यूज़ है, कोई रिपोर्ट आई है, तो वो सारे ध्यान में रखना चाहिए। कोई जो इंडेक्स वगैरह है, कुछ इंटरनेशनल इंडेक्स वगैरह जो होते हैं, वो सब ध्यान में रखना चाहिए, वो सब अपने आंसर में इंक्लूड करना चाहिए। तो आप मतलब उसमें आधा नंबर का, 1 नंबर का आप दूसरे से एज ले सकते हैं सर। बहुत बढ़िया जी। तो वो आपने तीनों पार्ट में वो किया था, लॉ वाले में, स्पोर्ट्स, IR और एजुकेशन वाले में? जी सर। जो लेजिस्लेशन वाला जो पार्ट है उसमें, तो उसका अगर कोई रिसेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का या किसी हाई कोर्ट का, तो वो इंक्लूड कर सकते हैं आप। बहुत बढ़िया। तो उससे और बेहतर हो जाता है सर आंसर। ठीक है जी। इसके अलावा मैथ्स लोगों के लिए एक बड़ा चैलेंज है, ये इसके लिए कोई विशेष रणनीति रही आपकी पेपर 4 के लिए? सर इसके लिए प्रैक्टिस ही एक तरह से, क्योंकि सिलेबस तो सारे कर लेते हैं और 10th तक का ही सिलेबस है, तो सिलेबस उतना टफ नहीं है, लेकिन वो टाइम पे पेपर कंप्लीट करना, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके, वो एक चैलेंज है उसमें। ठीक बात है। तो उसमें प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, तो वो टेस्ट सीरीज वगैरह आप करेंगे तो उससे प्रैक्टिस आ जाते हैं सर, कि आप कौन से पार्ट को पहले कर रहे हैं, कि आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आना चाहिए कि इस पे मेरे को टाइम लग सकता है, इसमें मैं फंस सकता हूँ, तो उसको आप बाद के लिए छोड़ के रखें। ठीक बात है जी। जो समझ में आना चाहिए आपको कि इसको मैं एक अटेम्प्ट में ही कर सकता हूँ, दूसरे अटेम्प्ट के लिए टाइम ही नहीं है। ठीक बात है। तो ये सब प्रैक्टिस से ही आता है सर। बहुत बढ़िया जी। प्री स्पेसिफिक होकर जब आप पढ़ते हैं, लाइक महीने 1.5 महीने पहले कुछ आप पढ़ते होंगे शायद जी, तो क्या आप स्पेशल करते हैं उस टाइम पीरियड में? प्री स्पेशल पढ़ने के लिए क्या करते हैं आप? सर प्री स्पेशल पढ़ने के लिए तो सबसे पहले सर ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करता हूँ। रादर देन स्टडिंग द बुक, मैं ऑब्जेक्टिव सॉल्व करता था, तो उसमें अगर कोई टॉपिक वीक लगता था तो फिर उसको पढ़ लिया वहाँ से। इसके अलावा प्री स्पेसिफिक में सर आपको करंट अफेयर वगैरह उस समय मैं करता था, करंट अफेयर की कोई मैगजीन, या फिर आप साल भर अगर आप नोट्स बना पाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। बाकी नहीं भी बना पाते तो करंट अफेयर्स की मैगजीन तो पढ़ना ही चाहिए, बनाते हैं तब भी, क्योंकि एक जगह उसका कलेक्शन मिल जाता है सारा। और इसके अलावा कुछ टॉपिक है प्री स्पेसिफिक्स आपके, अगर राज्य अलंकरण वगैरह उस साल डिक्लेयर हुआ है, फिर आपका इकोनॉमिक सर्वे, प्री स्पेसिफिक में ये 3 चीज़ें सर, इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर्स और आपको जो रिसेंट आपका नोबेल प्राइज वगैरह, ये सब जी, ये सारी चीज़ सर जी। तो वो उतना कवर हो जाता है, ऐसा कहना है जी। मेंस में कैसे आपने इसका कंट्रीब्यूशन लिया? खासकर हम करंट की बात करें जी, तो आंसर्स में एग्जांपल के तौर पे, डेटा के तौर पर, या कोई फैक्ट आपको शामिल करना है, तो कैसे इसको मैनेज किया आपने? जी, जैसे सर पेपर 6 में, उसमें छत्तीसगढ़ का कल्चर वाला पार्ट है, तो उसमें आप
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सब का है, तो उससे रिलेटेड अगर कोई रिसेंट न्यूज़ है वो ऐड कर सकते हैं। अगर किसी फोक आर्ट के ऊपर क्वेश्चन है तो उससे कोई प्रोमिनेंट आर्टिस्ट है जो रिसेंट में जिन्होंने अच्छा कुछ कंट्रीब्यूट किया है उसको आप ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ सर करनी चाहिए। फर्स्ट क्लास। प्रीलिम्स में एक और चुनौती आती है बच्चों को, खासकर छत्तीसगढ़ का इतिहास जी। हर बार कोई ना कोई नए प्रश्न उसमें डाल दिए जाते हैं, उसको लेकर कोई विशेष रणनीति आपके पास थी? सर सबसे पहले तो बेसिक्स आपका एकदम क्लियर होना चाहिए, वो क्योंकि वो हर जगह काम आता है। जो उपलब्ध डेटा है सबसे पहले तो जो आपके पास रिसोर्स है पहले तो आप उसी को थॉरो करें। उसके अलावा फिर एग्जाम के ट्रेंड के हिसाब से, और अगर कुछ एक आध क्वेश्चन अगर नहीं बनते हैं तो वो सबके लिए टफ होते हैं। ठीक बात है। आपका इजी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया। इजी क्वेश्चन आपका गलत होगा तो उससे बहुत बड़ा गैप क्रिएट होता है। टफ क्वेश्चन अगर आपका गलत होता है तो उससे उतना बड़ा गैप क्रिएट नहीं होता सर उसमें। ठीक बात है जी। और विलोपित क्वेश्चन बहुत सारे हो जाते हैं, वो एक चैलेंज रहता है। तो मैं हमेशा एक्यूरेसी के ऊपर अपने रिलाई करता हूँ, तो मेरे अटेम्प्ट ज़्यादा नहीं रहते। इस बार भी 72-73 के आसपास थे और मेरे 4-5 क्वेश्चन ही गलत हुए। तो वो आपको प्रैक्टिस से ही आता है, टेस्ट सीरीज के थ्रू। जितना ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव करेंगे और जो कुछ क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाते हैं कि ये शायद विलोपित हो जाएगा, तो उन क्वेश्चंस के ऊपर मैं मतलब मैं डिपेंडेंट नहीं रहता था जी। मैं दाव ही नहीं खेलता था। बहुत बढ़िया। तो जो विलोपित होने के बाद भी मेरा एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हुआ जो मेरा सही था, लेकिन विलोपित होने के बाद मेरे को लॉस हो गया उसमें। ठीक बात है। एक आध क्वेश्चन में बल्कि एडवांटेज ही हुआ। तो वो सारे क्वेश्चन जो आपको देखते ही समझ में आ रहे हैं उसको आप काउंट मत कीजिए। अगर वो आपके फेवर में हो जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन उसके भरोसे आप मत रहिए। बहुत बढ़िया जी। और क्या प्रैक्टिस में जब टेस्ट आप जैसे कोचिंग में आप टेस्ट दे रहे हैं तो टेस्ट देते वक्त क्या नेगेटिव कम रखते हैं आप कोचिंग में भी कि तुक्का मार दिया? वो सर अलग अलग मैं प्रैक्टिस करता था उसको। किसी में मैं टेस्ट सीरीज में मैं चांस लेके देखता था, सारे क्वेश्चन में चांस लेके देखा, तो उसमें भी आपको एक ट्रेंड पता चलता है कि अगर मेरे को समझ में आया कि मैं पॉलिटी हिस्ट्री में अगर चांस लेता हूँ तो मेरा उसमें ठीक ठाक मतलब प्रोबेबिलिटी जो है वो मोर देन 50% है सही होने की। और साइंस या इकोनॉमिक्स वगैरह में अगर मैं चांस लेता था तो उसमें थोड़ा, तो ये आपको एक पैटर्न आपको प्रैक्टिस से समझ में आता है। तो ये करना चाहिए आपको। क्वेश्चन पेपर आपको देखते ही समझ में आना चाहिए कि मैं इसमें अपने एक्यूरेसी के ऊपर रिलाई करूं या मैं चांस लूं। ये आपको ये सब आपका प्रैक्टिस से ही समझ में आता है। तो टेस्ट सीरीज में मैं यही करता था सर। किसी में मैं अगर लगता था कि क्वेश्चन टू द पॉइंट्स टाइप के हैं तो मैं उसमें एक्यूरेसी पे रिलाई करता था अपने अटेम्प्ट को। मतलब मैं जो नेगेटिव उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करता था, एक्यूरेसी के ऊपर रिलाई करता था कि 70 क्वेश्चन किए तो मोर देन 65 करेक्ट होगा। और ऐसा मैं 2018, 19 और इस साल भी है, तीनों साल में मेन एग्जाम में भी मैं एक्यूरेसी के ऊपर रिलाई किया था सर। ये बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है, क्योंकि हम मान लो 90-95 करके आ रहे हैं और गलत हो गए हमारे 40, तो इसे हम दौड़ से बाहर हो गए जी। तो बजाय बहुत ज़्यादा करने के सही ज़्यादा किया जाए जी। इसके अलावा जो नए बच्चे देख रहे हैं आपकी और हमारी वीडियो, तो उनके दिमाग में चल रहा होगा कि विलोपित क्या है जी, ये डिलीट करने का मसला क्या है, तो उस बारे में हम लोग थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ अमूमन हमने देखा है पीएससी में कम से कम कई बार 10-12 क्वेश्चन हैं, कई बार 7-8 क्वेश्चन हैं, ये डिलीट करने की प्रवृत्ति रही है। इसका एक बड़ा नुकसान उन छात्रों को हो जाता है जिन्होंने उसको अटेम्प्ट किया है, और खासकर बिल्कुल जो नीरा गांव देहात क्षेत्र से आ रहे हैं जिन्होंने पहली बार इस परीक्षा को दिया, वो बेचारे समझ ही नहीं पाते हैं कि ये हुआ क्या। इस बारे में क्या छात्रों की राय है, क्या इसको करना चाहिए पीएससी को सर? कई बार कुछ क्वेश्चन में प्रिंटिंग एरर दिखता है तो वो नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जैसे करंट अफेयर का हो गया या कुछ हो गया, उसमें एम्बिग्यूटी रहती है कि ड्यूरेशन क्लियर नहीं है या उसमें ईयर सही लिखा नहीं हुआ है। ठीक बात है। मान लो जैसे इकोनॉमिक सर्वे का डेटा पूछा है लेकिन उसमें ईयर मेंशन नहीं है, तो जब तक हम प्री देते हैं तो जी, जब तक हम प्री देते हैं तब तक नया फ्रेश इकोनॉमिक सर्वे आ गया होता है। ठीक कह रहे हैं। तो उसके कारण भी कई बार कंफ्यूजन होता है। तो ये क्वेश्चन में एम्बिग्यूटी जो है उसको मिनिमाइज करनी चाहिए। ठीक बात जी। मुझे लगता है और ये ज़रूरत भी है, क्योंकि CGPSC एक बढ़िया पैटर्न पे चल रहा है। 2012 से लगातार एग्जाम्स हो रहे हैं। विवाद एक बीच में 2021 का विवाद देखते हैं, उसके अलावा जो कुछ हेडेक है वो यही एक बना हुआ है, क्वेश्चन डिलीट करने वाला। और पता नहीं कई बार ऐसा भी लगता है कि क्यों नहीं पीएससी अच्छे सवाल बना पाती है। जो एग्जामिनर हैं जो क्वेश्चंस क्रिएट कर रहे हैं उन्हीं से मॉडल आंसर ले लिया जाए कि भाई जब आप क्वेश्चन बना रहे हो तो आप मॉडल आंसर भी दीजिए और मॉडल आंसर को वेरीफाई करवाया जाए 3 राउंड 4 राउंड।
और उसके बावजूद भी कुछ गलत निकले तो वो उसको फाइंड किया जाए ताकि अगली बार वो सही क्वेश्चन बनाकर, कितना सिंपल सा प्रोसेस है। जी सर। लेकिन पता नहीं क्यों वो पक्ष अभी भी नहीं सुधरा है और हर एग्जाम में बच्चे परेशान भी होते हैं। बड़ी संख्या में बच्चों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया इस बारे में कि इसको ठीक किया जाए। एनीवेज, इसके अलावा यदि हम पहले वाले एग्ज़ाम की बात करें और अभी की बात करें तो उस वक्त जब आप तैयारी करके एग्ज़ाम दिए ही थे, अभी की तैयारी तक पहुँचते पहुँचते क्वेश्चंस की क्वालिटी में क्या चेंजेस नज़र आते हैं आपको? क्वेश्चन की क्वालिटी बहुत बदल गई है सर। अभी सारे पेपर ऑलमोस्ट जो करंट पे आपका इशू चल रहा है उससे जुड़े हुए हैं और एनालिटिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। इस बार तो बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछे गए हैं रादर देन फैक्चुअल। पहले थोड़ा फैक्चुअल होता था तो अब थोड़ा, और फैक्चुअल भी होता था तो बहुत ऊपर के जो डेटा थे वो पूछे जाते थे। अभी थोड़ा उसके अंदर थोड़ा और डीप जाके पूछ रहे हैं, एनालिटिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं। सोशियोलॉजी में, इकोनॉमिक्स में तो पूरे एनालिटिकल क्वेश्चंस ही थे। तो उसमें आपका जो फाउंडेशन है, जो बेस है, वो अगर आपको क्लियर है, उसी के बेसिस पे ही आपको उसमें एनालिसिस करके लिखना था। तो क्वेश्चन के जो पैटर्न है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं सर, बहुत काफ़ी बदल गया है सीजीपीएससी के। और इसका फ़ायदा उन छात्रों को मिलेगा जो क्वालिटी पढ़ाई कर रहे हैं। जी सर, जी। क्योंकि तथ्यात्मक तो फिर रट लो और कुछ भी लिख कर आ जाओ। जी जी। अब विश्लेषण करना, और धीरे धीरे मुझे लगता है जो पीएससी में एक रिफॉर्म की बात हो रही है कि हम इसे यूपीएससी की तर्ज पर ढालना चाहते हैं, तो मुझे लगता है उसकी एक पूर्व तैयारी जैसे नज़र आती है प्रश्नों को देखकर। इसका इम्पैक्ट और टेस्ट सीरीज इन दोनों में कितना आप मैचअप कर पाए? जैसे पाथ के आप टेस्ट दे रहे हैं, खासकर मेंस में पाथ की अलग ही स्ट्रैटेजी रही है क्वालिटी एरिया को लेकर कवर करना। क्या आपको लगता है दोनों में कितना आप सामंजस्य बैठा पाए? पाथ का जो टेस्ट सीरीज था वो बहुत, जो टाइम है उसके हिसाब से, कंटेम्प्रेरी के हिसाब से बहुत सही था। अच्छी प्रैक्टिस हुई मेरे को फ़ायदा हुआ टेस्ट सीरीज करने का। जो प्री का था वो भी बहुत अच्छा था। बढ़िया जी। जो क्वेश्चन का लेवल वो मिल पाया? क्वेश्चन का लेवल जी सर आपका प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छा है। जी सर। मेरे एक पहले भी था, अभी भी जब से आप लोग दे रहे हैं मॉडल आंसर्स को अच्छे से काम करके देना। हालांकि मेरा हमेशा मानना है कि रटने जैसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, समझने जैसी चीज़ होनी चाहिए। लेकिन मॉडल आंसर आपको एक गाइडलाइन दे देता है कि ये लिखना था, ये लिख सकते हैं और ये एडिट आप कर सकते हैं इसमें। उसका बेनिफिट कितना मिला जो मॉडल आंसर हम एक देते हैं 35 टेस्ट सीरीज टेस्ट का मॉडल आंसर? जो मॉडल आंसर्स वगैरह थे वो मैं रिफर करता था सर। उसमें जो क्वेश्चन पूछा उसके आसपास के जो चीज़ें थी वो भी उसमें आप इंक्लूडेड होता था, तो वो भी आपका रिकॉल हो जाता है। बहुत बढ़िया जी। इंटरव्यू कैसा रहा विमल इस साल? कोई विशेष प्रश्न या ओवरऑल प्रश्न कैसे रहे आपके? सर पूरे मोर देन 90% मेरे जो क्वेश्चंस थे वो मेरे बायोडेटा से रिलेटेड ही थे। तो उसके अलावा एक आध कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन थे तो उसका मैंने स्किप कर दिया, सॉरी सर, मुझे अभी याद नहीं ऐसा करके। बाकी जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, हॉबीज। किस तरह के थे जॉब प्रोफाइल से डेटा? जी, उन्होंने पूछा कि अभी कौन से पोस्ट में है, कहाँ पोस्टिंग है, इसमें क्या क्या काम करते हैं। उसके अलावा उसमें फिर ईवे बिल वगैरह का उन्होंने जिक्र सुना, तो ईवे बिल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए कि कैसे चेक करते हैं। इसके अलावा सर मेरे नाम से क्वेश्चंस थे, आपके नाम का मतलब क्या है। जी। हॉबी से क्वेश्चंस थे, हॉबी मेरा था माउथ ऑर्गन बजाना और सिंगिंग। तो आप माउथ ऑर्गन किस टाइम पे बजाते हैं, सिंगिंग कब करते हैं। इसके अलावा सर एजुकेशनल बैकग्राउंड से क्वेश्चन था। अच्छा। नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय में अंतर पूछा उन्होंने। बढ़िया। जी। वहाँ पे टीचर्स, मतलब उसमें सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस क्या है नवोदय विद्यालय में, ये पूछा। इसके अलावा NIT रायपुर से इंजीनियरिंग किया हुआ है, तो उन्होंने क्वेश्चन किया कि आपने इंजीनियरिंग की है तो आपको तो वहीं कैरियर बनाता। ये क्वेश्चन भी बहुत प्रिडिक्टेबल सा क्वेश्चन होता है, तो इसका भी मैंने टू द पॉइंट जवाब दिया था। क्या फिर भी आपने कहा था नए बच्चे अक्सर पूछते हैं ये सवाल? इसका जवाब सर मैंने, इसका कोई एग्जैक्ट आंसर तो है नहीं, ये बिल्कुल नहीं वेरी करता है। तो मैंने बोला था कि 10th 12th में सर मैथ साइंस की पढ़ाई की थी मैंने, तो टेक्निकल स्टडीज़ की तरफ रुझान था, इसलिए इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग के दौरान सर जो कॉलेज के सीनियर्स, स्कूल के सीनियर्स, वो CGPSC UPSC वगैरह क्लियर करने लगे, तो इस बारे में थोड़ा सा इंटरेस्ट आया। तो फिर अच्छा, जब और इसके बारे में रिसर्च किए, पता किए, तो इसी में इंटरेस्ट आया, तो फिर इसी को कैरियर ऑप्शन के रूप में सेलेक्ट किया, मैंने आंसर किया था। बहुत बढ़िया। ठीक। तो उसका नतीजा भी दिख रहा है। मार्क्स आपको मेरे ख्याल से कितना आपने बताया? 69। और काफ़ी बढ़िया मार्क्स हैं, क्योंकि 100 में एक तरह से 70% मार्क्स आ गए। जनरली लोगों को आए नहीं है नंबर, नहीं तो 60 65 62 पे रुक गए हैं लोग। इसके अलावा जब हम देखें पर्सनालिटी टेस्ट, जॉब आप करने लगे हैं, तो जॉब
में आने के बाद कुछ मैच्योर आंसर हो जाते हैं, ऐसा जी मेरा सर, मानना है। जी सर। जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रहते हैं, सिचुएशनल क्वेश्चंस रहते हैं, हम्म, वो सब आप मुझे लगता है कि अच्छे से आंसर कर पाते हैं, बहुत बढ़िया। क्योंकि आपने कहीं ना कहीं ये सब फेस किया होता है, जी, तो जो चीज़ आप एक्सपीरियंस कर चुके हैं उसका बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। जी मैं एक बार जॉब प्रोफाइल पे आता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो वो जानना चाहेंगे कि एग्जैक्ट हमें काम करना क्या होता है। खासकर स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर के तौर पर जी क्या प्रोफाइल होता है, क्या क्या करना होता है उसमें। जी सर, सबसे मेन काम जो है वो तो है कि रेवेन्यू जनरेट करने का। हम्म, जी, फिर इसमें हम जो जीएसटी पंजीयन लेते हैं व्यापारी, उनका वेरिफिकेशन करते हैं। हम्म। अगर वो कुछ मेलाफाइड कर रहे हैं तो वो अपन चेक करते हैं। अगर वहाँ कोई जाके स्पॉट पे देखना कि स्पॉट जो पे बिजनेस जाके, बोला है वो कर रहे हैं या नहीं। जी जी, जो बिजनेस बोला है वो कर रहा है या नहीं, जिस एड्रेस पर उन्होंने मेंशन किया उसी एड्रेस पर कर रहा है या नहीं, हम्म, उनके एडिशनल गोडाउन्स वेयर हाउसेस तो है या नहीं है, हम्म, रिटर्न फाइल कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके। जी, ये सारे काम करते हैं। इसके अलावा सर ईवे बिल चेकिंग का काम होता है। हम्म। जी तो ईवे बिल और छोटी मोटी जो चुनौती आती है, वो इसमें चैलेंज किस तरह का आता है, और क्या ये मेल के लिए बनी हुई जॉब है या फीमेल के लिए कंफर्ट जोन नहीं है, कुछ ऐसा भी है इसमें। नहीं सर, फीमेल ऑफिसर्स हैं, वो भी ईवे बिल की प्रॉपर ऑफिसर्स हैं, वो भी काम करती हैं इसमें। हम्म, चैलेंजेस इसमें ये आते हैं कि ड्राइवर लोग होते हैं वो कई बार बहुत डर जाते हैं, वो कोऑपरेट नहीं करते। आप गाड़ी तो पकड़ लेते हैं लेकिन उसको फिर अपनी कस्टडी में लेना है। ये आप लोग रायपुर से मान लो 30 किलोमीटर बाहर आपने गाड़ी पकड़ी, तो उसको या तो ऑफिस तक आपको लेके आना है या किसी पुलिस स्टेशन में खड़े करना है। तो कई बार ड्राइवर लोग कोऑपरेट नहीं करते, ड्राइवर लोग अपना भाग जाते हैं गाड़ी छोड़ के वहीं। ये सारे चैलेंजेस आते हैं उसमें सर। ओके। जी सो ईवे बिल में एक ऑफिसर की रेंज कहाँ तक हो सकती है, कितने किलोमीटर तक वो जाकर देख सकता है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है सर। हाँ, जी, आप पूरे स्टेट के जुरिस्डिक्शन में जाके देख सकते हैं। अच्छा जी ओके। लेकिन सबकी टीम बनी हुई है। कवर्धा की टीम है तो कवर्धा वाले कभी कभी रायपुर तरफ, बेमेतरा तरफ आके चेक कर लेते हैं। हम लोग रायपुर में हमारी टीम है, लेकिन हम लोग बेमेतरा वगैरह तरफ अक्सर जाके चेक करते हैं। तो ऐसा कोई रेंज फिक्स नहीं है, आपके जुरिस्डिक्शन में पूरा स्टेट या पूरे स्टेट में जाकर ही आप चेक कर सकते हैं। ओके। जी सो मेनली फील्ड जॉब भी है इसमें, जी। और कुछ कॉलिंग वगैरह भी करना पड़ता होगा। जी जी कि लाइक आपने रिटर्न नहीं भरा, जी। या आपका बिजनेस का एड्रेस चेंज हो गया, इस तरह की चीजें भी चलती हैं। जी सर, कॉल करके भी कंप्लायंस करना पड़ता है, सेक्टर अपडेट करना पड़ता है कि आयरन स्टील सेक्टर है या फर्नीचर है, जो भी है। ओके। तो ये सारा चीज़ मोस्टली कॉल से ही करते हैं। इसके अलावा किसी की कुछ लायबिलिटी है तो पहले तो फ़ोन से इंटीमेट करते हैं कि आपकी इतनी लायबिलिटी, इसको क्लियर कर लीजिए। उनको उनके जो राइट्स हैं वो बताते हैं कि आप अपील कर सकते हैं, आप रिवीजन करा सकते हैं। बाकी मोस्टली फील्ड का काम रहता है, क्योंकि फील्ड पे जाकर दिखना पड़ता है बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। ठीक बात है। तो 60% 70% फील्ड का काम है। जी। अभी अचानक से जीएसटी का कलेक्शन बढ़ा है जी। लास्ट 2-3 इयर्स में, क्या वजह मानते हैं विमल, क्या हुआ होगा अचानक ऐसा। क्योंकि सर जो रूल्स के कंप्लायंस है वो बहुत अच्छे से हो रहे हैं, मॉनिटरिंग बहुत अच्छे से हो रही है। ओके। जी, इसके अलावा जो छापा वापा की कार्रवाई भी बढ़ी है। पहले थोड़ी कम हो रही थी, अभी बढ़ी है। ईवे बिल में बहुत, ईवे बिल पहले इतना स्ट्रिक्टली नहीं होता था, अभी ईवे बिल के लिए ट्रांसपेरेंट भी नहीं था वो। जी। और लोगों को भी अवेयरनेस बढ़ी है सर। कई बार व्यापारी को पता भी नहीं होता है कि ठीक बात है। हम बिजनेस कर रहे हैं, उनका काम तो केवल बिजनेस करना है, तो उनको जो लीगल कुछ जो प्रोविजंस है वो पता नहीं होते हैं उनको। तो अवेयरनेस बढ़ा है तो वो लोग भी कोऑपरेट कर रहे हैं, तो इस कारण से भी कलेक्शन बढ़ा है सर। ओके जी। और इसका फायदा स्टेट को भी मिल रहा है, क्योंकि जीएसटी तो बटा हुआ है सेंट्रल स्टेट। जी सर। ओके। इसके अलावा भी जीएसटी को लेकर एक अलग तरीके का माहौल था देश में, कि गब्बर सिंह टैक्स टाइप की इमेज थी। अभी क्या लगता है, व्यापारी कितने कोऑपरेट करने लगे इन चीज़ों को लेकर। कोऑपरेट कर रहे हैं सर। पहले नया था तो सबके लिए नया था, ऑफिसर्स के लिए भी नया था, व्यापारी लोग के लिए बहुत नया था, तो उतना डिजिटल लिटरेसी भी उतनी है नहीं। तो वो सारे चैलेंजेस थे। तो अब धीरे धीरे, और जो भी इसमें जो कमियां थी वो सुधर रही हैं, तो व्यापारी भी खुश हैं इससे। पहले उनको कई प्रकार के टैक्स थे तो बहुत सारे रिटर्न भरने पड़ते थे, अभी एक ही टैक्स है तो केवल उनको एक ही टैक्स पटाना पड़ता है, एक ही रिटर्न भरना पड़ता है। जी, तो व्यापारी पेपर जो रिडक्शन हुआ, जी जी, तो ईज ऑफ डूइंग हम कह सकते हैं। जी सर, बिजनेस के लिए ये भी जी। डिजिटली कितना सुधार कर पाया है हमने, सिस्टम को कितना कर लिया हमने सुधार। जी सर, पहले क्या था, सर्वर हैंग का इशू था तो वो रेक्टिफाई हुआ है। अच्छा। इसके अलावा आपको नया आपका व्यवसाय शुरू करना है तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना होता है, सारा चीज़ इसमें ऑनलाइन ही हो जाता है। ओके। आपको फिजिकल ऑफिस आने की जरूरत बहुत कम पड़ती है। जी। ओके, तो ये एक सुविधा नए तरीके से हम देख पाते हैं। जी। क्या इसके अलावा भी जो नए व्यापारी हैं उनको जीएसटी वगैरह की ट्रेनिंग दी जाती है आपके डिपार्टमेंट से। जी सर, बीच बीच में वर्कशॉप वगैरह होते हैं, सेमिनार्स वगैरह होते हैं, जो उनको बुला के उनके एरिया में जाकर भी हमने वर्कशॉप्स किए हैं, उनको हम ऑफिस में बुला के भी उनको हमने ट्रेनिंग दी है। बहुत बढ़िया, ये सब होता है सर। हाँ, मेरा मानना है कि
आज भी जो MBA करके निकलते हैं या कॉमर्स करके निकलते हैं, उन बच्चों को GST का ABCD नहीं पता होता अमूमन। तो एक देश में जो एजुकेशन बदलाव है, वहाँ पर ये बढ़िया चीज़ हो सकती है कि क्यों ना कॉमर्स वाले सभी स्टूडेंट को GST सिखा दिया जाए, या GST एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो कि कल को कोई व्यवसाय शुरू करता है तो कम से कम उसे बेसिक नॉलेज तो हो। जी सर। और ये एजुकेशन का पार्ट हो सकता है। जी। इससे क्या होगा, देश में एजुकेशन व्यावसायिक दिशा में भी आगे बढ़ेगा कि हाँ, उनको तो पहले से पता है बिजनेस में मिनिमम क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। इसके अलावा ओवरऑल एक जॉब का एनवायरनमेंट, बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं कि सर जॉब का एनवायरनमेंट कैसा होता है, ऑफिसर्स कैसे कोऑपरेट करते हैं, मतलब वातावरण कैसा है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं तो इस मामले में लकी था, मेरे ऑफिस में बहुत सपोर्टिव थे, पढ़ाई के लिए बहुत सपोर्ट किए थे। बहुत बढ़िया जी। ऐसे अननेसेसरी परेशान नहीं करते थे जी। जब जरूरत होता था तभी, कभी कभी अगर आपसे एक्स्ट्रा काम उन्होंने ले लिया तो थोड़ा रिलैक्सेशन भी देते थे कि कल आप थोड़ा देर से आ जाइएगा। अच्छा। तो इस टाइप पे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरे ऑफिस में। बहुत बढ़िया जी। और डेली की कोई रिपोर्टिंग जैसा कोई सिस्टम होता है आपके ऑफिस में कि डेली अपने काम को रिपोर्ट करना है, इस तरह की कोई चीज़ होती है? अगर कोई स्पेशल कैंपेन चलता है सर, जैसे अगस्त में अपना फेक रजिस्ट्रेशन को आइडेंटिफाई करने का कैंपेन चला था, तो उसमें डेली रिपोर्टिंग करने का प्रावधान था। इसके अलावा बीच में सर एक स्कीम आई थी हमारे यहाँ वन टाइम सेटलमेंट की, पुराने जो वैट के जो एरियाज वगैरह थे उसको जी, तो उसमें डेली रिपोर्टिंग थी। तो ऐसे रूटीन वर्क में डेली रिपोर्टिंग का उतना नहीं है, वो ऑफिसर्स के ऊपर भी है। ठीक है, अगर इसको स्पेशल कैंपेन कुछ चलता है तो उसमें डेली रिपोर्टिंग का प्रोविजन था सर। बहुत बढ़िया। जॉब के साथ सोशल मीडिया कितना योगदान दे पा रहा था पढ़ाई में, क्या कुछ हेल्प मिल रही थी? सोशल मीडिया मेरे करंट अफेयर के लिए मैंने बहुत काम आया सर। मैं ट्विटर का भरपूर पिछले काफ़ी साल से मैं ट्विटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ करंट अफेयर के लिए। उसमें आप कौन कौन से प्रोफाइल को फॉलो करते हैं, मैंने जो गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट्स को फॉलो करके रखा है। इसके अलावा रायपुर डिस्ट्रिक्ट और जो मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है जांजगीर, वो मैंने फॉलो करके रखा हुआ है। बहुत बढ़िया। और इसके अलावा सेंट्रल के कुछ कुछ जो डिपार्टमेंट है, अभी GST में हूँ तो GST डिपार्टमेंट को फॉलो करके रखा हुआ है। PMO का जो प्रोफाइल ट्विटर हैंडल है वो तो सारे अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। जी सर, उसमें बाकायदा, और वो बहुत क्रिएटिविटी के साथ में कोटेशंस वगैरह पैम्फलेट वगैरह के साथ में आता है, तो आपको नोट्स बनाने में भी काफ़ी ईजी होता है। बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा आइडिया है और छात्रों को करना भी चाहिए ऐसा। यूट्यूब का कितना योगदान आप लेते रहे? यूट्यूब का बस सर, अगर किसी चीज़ में दिक्कत है तभी मैं स्पेसिफिक उसको सर्च करके, वैसे ऐसे जनरली जरूरत नहीं पड़ती थी सर। ओके। इंस्टा फेसबुक कितना इस्तेमाल पर डे? फेसबुक तो नहीं चलाता हूँ, इंस्टाग्राम में ऐसी रील्स वगैरह देख ली, या उसमें भी मैंने उस पर भी डिपार्टमेंट को फॉलो करके रखा हुआ है तो वो भी उसमें उसके लाभ मिलते रहे, कहना चाहिए। ठीक है। क्या डेली में आंसर राइटिंग कर पाते थे कि या कभी कभार ही हुआ तैयारी के दौरान? जब 2018 में सेलेक्ट हुए, जब एज ए स्टूडेंट अपीयर हुए थे, तब तो कर पाते थे। अभी उतना नहीं कर पाते थे, लेकिन पढ़ते टाइम सर मैं कीवर्ड्स वगैरह लिख लिख के ही पढ़ाई करता था। मैं पेन चला के ही मतलब पढ़ाई करता था मैं। बहुत बढ़िया जी। अब लगभग 18 से 24 तक एक लंबी यात्रा हो चुकी है जी। नए स्टूडेंट को क्या गाइड करना चाहेंगे? जो गलती आप लोगों ने की होगी शुरू में, उसका एहसास तो है कि ये मैं नहीं करता तो जल्दी सिलेक्शन मिल जाता, क्या गाइड करना चाहेंगे विमल? सर जब शुरू किए थे तब ये टेलीग्राम वगैरह की बहुत बड़ी क्रांति आ गई है, उसमें आप बहुत गाइडेंस ले सकते हैं, क्योंकि हमने अपने सीनियर का किसी का मैंने आंसर को अभी देखा नहीं था। ठीक बात है जी। तो अभी वो सब अवेलेबल हो गया, तो उसका बहुत फ़ायदा मेरे को खुद को महसूस हुआ। तो आप उसमें उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए कि आंसर राइटिंग वगैरह आपको जिसको अच्छे मार्क्स मिले हैं, जो टॉपर्स के, अगर आपको अवेलेबल हो पाते हैं आंसर कॉपी, तो उसके हिसाब से आपको अपना राइटिंग स्टाइल, पैटर्न वगैरह ये सब देखना चाहिए। जा सकती जी है सर। ढंग से। जी। तो और इसके अलावा पढ़ने के क्रम में लाइक NCERT नहीं पढ़े, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाए, नोट्स नहीं बनाए, इस मामले पर कुछ सजेशन आपके ऑब्जर्वेशन के आधार पर? जी, अगर समय है तो पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर नहीं पढ़ पाए तो भी जैसे मान लो न्यूज़पेपर आप नहीं पढ़ पाए जी, तो उसके लिए मैगजीन्स वगैरह आती हैं करंट अफेयर्स की, वो आप कर सकते हैं। उससे आपका प्री में जो ऑब्जेक्टिव है वो तो बन जाएगा, लेकिन आपको मेंस के लिए अगर आपको थॉरो नॉलेज, तभी आप अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक बात है। तो फिर न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे दिमाग पे रहता है कहीं ना कहीं सेकेंडरी मेमोरी में। बहुत बढ़िया जी। तो वो उसका फायदा मिला है, ऐसा कह सकते हैं। जी सर, जी सर। इसके अलावा कुछ बच्चे हैं जो नोट्स बनाते हैं, कुछ लोग नहीं बनाते हैं। जी। इस मामले पे शुरू से लेकर अब तक क्या रणनीति होनी चाहिए? यदि कोई बच्चा फ्रेश तैयारी कर रहा है तो उसके अपने नोट्स होने चाहिए? जी सर, उसको आपके पास नोट्स होने चाहिए, जिसको आपको 3 दिन में 7 पेपर लिखना होता है, और उसको आपको हर दिन में एक पेपर के बाद 2 घंटे का गैप मिलता है। जी। तो आपको नोट्स अगर बना रहे हैं तो आपको नोट्स ऐसे बनाना चाहिए जिसको आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बार आप पढ़ सकें। बहुत बढ़िया। जी। रिवीजन को ध्यान में रखते हुए? रिवीजन को ध्यान में रखते हुए। जी। बहुत बढ़िया। जी। कुछ ऐसा जो इस बार आप नया कर पाए अपने आंसर्स में? हालांकि मैंने पहले भी पूछा है सवाल, लेकिन
कोई ऐसा 1-2 पॉइंट और उसमें जोड़ना चाहेंगे जो बिल्कुल आपने नया किया और लगा कि हाँ इसका बेनिफिट तो मुझे मिला है? जी, अभी तो आंसर शीट आई नहीं है, बाकी मैंने नया वो फ्लो चार्ट्स वगैरह मैंने प्रैक्टिस किया था अपने पढ़ाई के दौरान। सर्कल बना के उसमें एरो लगा के पॉइंट्स बता दिए, इस टाइप का मैंने इम्प्लीमेंट किया है इस बार अपने आंसर शीट्स में। तो वो फ़ायदा भी मुझे लगता है कि मार्क्स अच्छे आए तो कहीं ना कहीं मिला ही होगा उसमें। जी, बढ़िया है। सो विमल, इस पूरी यात्रा को हम देखें 18 से लेकर 24 तक, तो एक अच्छी यात्रा रही। इस बीच मेंस इंटरव्यू दिया आपने, फाइनली नायब तहसीलदार। आगे क्या प्लानिंग्स हैं? डिप्टी कलेक्टर के लिए फिर ट्राई करना है? जी सर, ट्राई करूँगा सर। बहुत बढ़िया, चलिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों, आप सभी ने देखा, विमल से हमने बातें की, और कोई भी सक्सेस एक दिन में नहीं आती है, और ये तो हम देख पा रहे हैं कि लगातार मेहनत, कंसिस्टेंसी आपने मेंटेन किया, तब जाके आज नायब तहसीलदार। हो सकता है अगले साल डिप्टी कलेक्टर और टॉपर आप ही हों, कोई बड़ी बात नहीं है। इस मामले पर बस मैं आपसे चलते चलते जानना चाहूँगा कि एक तो आपका गांव बता दीजिए, है ना, किस गांव से आते हैं, और उन छात्रों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे जो नई नई तैयारी कर रहे हैं? जी, मैं जांजगीर चांपा के बमरिन नाम का एक गांव है, हाँ। वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ सर। ठीक है जी, इस पे सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि आप कंसिस्टेंट रहिए, आप डेली पढ़िए। आपको डेली नहीं पढ़ेंगे तो आपको आखिरी में आपको पढ़ाना पड़ेगा जो पढ़ाई है, लेकिन आप डेली पढ़िए, क्योंकि अगर बीच में ब्रेक होता है तो मोमेंटम पूरा गड़बड़ हो जाता है और 1-2 दिन पूरा गड़बड़ हो जाता है सर, उसको वापस से लाइन में लाने में। तो कंसिस्टेंट रहना चाहिए। कुछ लोग तैयारी के लिए पीएससी का नाम सुन के ही डरते हैं। अच्छा। तो ऐसे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, बहुत लोग डरते हैं जी। कुछ लोग अटेम्प्ट ही नहीं करना चाहते सीजीपीएससी, तो ऐसे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है जी। हमारे जैसे जो लोग क्रैक कर रहे हैं वो लोग की दूसरी दुनिया के हैं नहीं, आपके जैसे ही लोग हैं। तो आप जैसे ही आप पढ़ना शुरू करते हैं आपको ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आ जाता है। आप सिलेबस को टाइम से कीजिए, आपको ऑटोमेटिक, आप रिजल्ट के बारे में आपको ध्यान ही नहीं जाएगा, आप अंदर से कॉन्फिडेंट फील होता है। ये मैंने फील किया है 2018 से लेकर अभी तक में। जी जी, पाथ के लगभग सभी टेस्ट सीरीज में आपने भागीदार किया है, पार्टिसिपेट किया है, तो क्या सजेशंस हैं? टेस्ट सीरीज कब से लगाना शुरू करना चाहिए? जनरली हम लोग प्री के तुरंत बाद 1 हफ्ते बाद टेस्ट स्टार्ट कर देते हैं, इस साल भी लगभग वैसे ही कुछ शेड्यूल है हमारा। तो क्या एडवाइस है टेस्ट सीरीज को लेकर? आपका अनुभव क्या रहा और क्या एडवाइस है? अभी तक तो सारा ठीक ही है सर, बढ़िया। बाकी मेंस का जो टेस्ट सीरीज है वो थ्रू आउट ईयर अगर हो सकता है, अगर एग्ज़ाम नहीं है तब भी, तो और ज़्यादा लोगों को प्रैक्टिस का मौका मिलेगा सर। जी, थ्रू आउट ईयर अगर मेंस का टेस्ट सीरीज चले, मेंस के पर्टिकुलरली। छात्रों के लिए क्या एडवाइस है? आई मीन उनको प्रीलिम्स के इमीडिएट बाद क्या स्टार्ट करना चाहिए, इस बारे में क्या राय है आपकी? अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा गया तो आप तो मेंस की तैयारी कीजिए, और अगर नहीं भी गया है तो भी आपको मेंस की तैयारी करना चाहिए। आपको अक्टूबर-नवंबर तक आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि प्री और मेंस कोई अलग अलग है नहीं, मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स है तो वो सेम ही है, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब सारा सेम ही है उसमें, जियोग्राफी, ये सब प्री और मेंस में दोनों में सेम ही, आपको कुछ अलग पढ़ना नहीं है। तो आप 5-6 महीने प्री के बाद आपको, अगर आपका एग्ज़ाम निकला, नहीं भी निकला, तो आपको मेंस का ही तैयारी करना चाहिए सर। बहुत बढ़िया जी। सो दोस्तों, आप थे विमल खांडेकर और आपने सुना सफलता की कहानी उनकी जुबानी, और इस बीच आपके सवाल भी होंगे तो प्लीज़ यूट्यूब के वीडियो पर कमेंट कीजिए, और विमल भी उसका जवाब देंगे और मैं भी और पाथ के टीम मेंबर जवाब देंगे ज़रूर। तो दोस्तों, कोई भी सफलता में शॉर्टकट नहीं, और हमेशा डेडिकेशन और निरंतरता के साथ यदि आप तैयारी करें तो मुझे लगता है कि आप ज़रूर वहाँ तक पहुँचेंगे जहाँ तक जाना चाहेंगे। गारंटी जैसी चीज़ तो होती नहीं, सफलता की गारंटी नहीं होती, सफलता के लिए प्रयास किया जाता है। विमल, बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।